नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। एक ऐसी दुनिया जो हम सबको किसी न किसी तरह से जोड़ती है। अब सवाल ये है कि ये संगठन आज की तारीख में कितने जरूरी हैं? क्या ये वाकई काम करते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये आज की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो बात शुरू होती है सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमें इन संगठनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे सुलझाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ा? जरा इस तस्वीर को देखिए। ये दो विश्व युद्ध की तबाही की एक झलक है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी, सिर्फ मायूसी। इसी भयानक मंजर ने, इसी दर्द ने दुनिया भर के लीडर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बस अब और नहीं। भविष्य को इस तबाही से बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा, एक साथ आना ही होगा। और इसी सोच को यूएन के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड ने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। मतलब मकसद कोई परफेक्ट दुनिया बनाना नहीं था। मकसद बस इतना था कि दुनिया को फिर से उस जहन्नुम जैसी आग में जलने से बचाया जा सके। तो फिर आखिर ये संगठन करते क्या हैं? सीधी सी बात है, ये देशों को बातचीत के लिए एक टेबल पर लाते हैं ताकि मसले जंग के मैदान में नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से सुलझें। ये व्यापार, स्वास्थ्य और क्लाइमेट चेंज जैसे हमारे कॉमन चैलेंजेस पर साथ मिलकर काम करने में मदद करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया को बिना लड़े झगड़े चलाने की एक कोशिश है। और इसी जरूरत से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, द यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। चलिए अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। असल में यूएन से पहले भी एक कोशिश हुई थी लीग ऑफ नेशंस के नाम से, लेकिन वो दूसरा विश्व युद्ध रोकने में बुरी तरह फेल हो गया। और उसकी उस नाकामी ने ये साफ कर दिया कि दुनिया को एक नए, एक ज्यादा मजबूत संगठन की जरूरत है जो सच में शांति बनाए रख सके। और यहीं से यूएन बनने का सफर शुरू हुआ। इसकी नींव रखी गई अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर से। फिर फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने यूएन चार्टर पर साइन किए। और आखिर में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर वजूद में आ गया। ठीक है, यूएन तो बन गया, पर ये इतना बड़ा जहाज आखिर चलता कैसे है? इसका पूरा सिस्टम क्या है? देखिए, यूएन का स्ट्रक्चर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा और सच कहें तो काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे मेन हिस्से हैं। और साथ ही WHO और यूनेस्को जैसी कई खास एजेंसियां भी हैं जो पूरी दुनिया में हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक हर मुद्दे पर काम करती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे पावरफुल है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी जिम्मेदारी है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके फैसले सभी सदस्य देशों को मानने ही पड़ते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं। मतलब इसकी बात कोई टाल नहीं सकता। अब इस काउंसिल में हैं कुल 15 सदस्य। इनमें 5 तो हैं परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। और यहीं से असली पावर गेम शुरू होता है। और इस पावर गेम का सबसे बड़ा हथियार वो है वीटो पावर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने भी किसी प्रस्ताव पर ना कह दिया तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म, चाहे बाकी 192 देश उसके पक्ष में क्यों ना हो। ये एक जबरदस्त पावर है। और यही वीटो पावर हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है, यूएन में सुधार की जरूरत। ये एक ऐसी संस्था है जिसे 20वीं सदी में बनाया गया था, पर क्या ये 21वीं सदी की हकीकत से मेल खाती है? तो सोचिए जरा, जो पावर स्ट्रक्चर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के विजेताओं ने बनाया था, क्या वो आज भी उतना ही मायने रखता है? जब दुनिया इतनी बदल चुकी है तो क्या दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था को नहीं बदलना चाहिए? अब इस बहस में एक और एंगल आता है और वो है पैसा। यूएन को चलाता कौन है? तो देखिए, यूएन के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22% अमेरिका से आता है। उसके बाद चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन का नंबर है। और ये तो जाहिर सी बात है, जिसका जितना पैसा उसका उतना ही असर। और ये पावर का असंतुलन सिर्फ यूएन तक ही नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को देखें तो वहां भी G7 देश यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं 41% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती हैं,
जबकि हकीकत यह है कि आज इकोनॉमिक पावर का सेंटर एशिया और दक्षिण अमेरिका के नए देशों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इस इम्बैलेंस को समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 16.52%। ये IMF में अकेले अमेरिका की वोटिंग पावर है। ये एक नंबर ही बता देता है कि ग्लोबल फाइनेंस के फैसलों में ताकत कितनी गैर बराबर बंटी हुई है। ये जो कार्टून स्क्रीन पर है, ये इसी आलोचना को बहुत अच्छे से दिखाता है। इसमें एक सुपर पावर UN की ढाल का इस्तेमाल अपनी शर्तों पर किसी टकराव को टालने के लिए कर रही है। ये कार्टून सवाल उठाता है कि क्या UN कई बार ताकतवर देशों के हाथ का एक औजार बनकर रह जाता है? तो इन सब आलोचनाओं और चुनौतियों के बीच भविष्य कैसा दिखता है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सारी कमियों और आलोचनाओं के बावजूद एक सच ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र आज भी दुनिया का इकलौता, जी हाँ, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी 193 सदस्य देश अपनी बात रख सकते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज हमारे सामने जो खतरे हैं, चाहे वो महामारी हो, क्लाइमेट चेंज हो, आतंकवाद हो या फिर साइबर अटैक, ये किसी एक देश की सरहद को नहीं मानते। इनसे कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता। इनके लिए ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए, और यहीं पर UN जैसे संगठनों की भूमिका पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अंत में सवाल यही बचता है कि इस नई और लगातार बदलती चुनौतियों की दुनिया में ग्लोबल कोऑपरेशन को, यानी वैश्विक सहयोग को, खुद को कैसे बदलना होगा। इन संगठनों को भविष्य में भी काम का बने रहने के लिए क्या-क्या करना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।